जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 11 डिस्कशन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिए। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ओके, सो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया और हम लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए, अब इस चैप्टर में हेडिंग देखते हैं इस चैप्टर का क्या है, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। मतलब कि ये जो चैप्टर नेम है इटसेल्फ कोई न्यू किंग, न्यू डायनेस्टी, न्यू एम्पायर के बारे में नहीं बता रहा है। सिंपल सी हेडिंग है, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। मतलब हम इस चैप्टर में बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी बिल्डिंग, कौन सी पेंटिंग और कौन सी बुक्स। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने गुप्तास के बारे में पढ़ा, हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, हमने पुलकेशिन द्वितीय सेकंड के बारे में पढ़ा। तो उन्हीं के कंटेम्प्रेरी जो भी बिल्डिंग्स डेवलप हुई, पेंटिंग्स डेवलप हुई और जो भी बुक्स कंपोज हुई, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आयरन पिलर। ये देखिए आयरन पिलर दिख रहा है ना आपको। ये आयरन पिलर है, कैसा है, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा है, जो है फिर धीरे ऊपर 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 कैसे पतला होता जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये स्टार कर लो, तुरंत ही इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे और पूछे जा भी सकते हैं। और जो है कि देखो आयरन पिलर कहाँ पे है, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में देखेंगे। तो सिचुएटेड कहाँ पे है, महरौली, दिल्ली। ओके, दिल्ली में है ये। और ये जो है कि इतनी अच्छी इसकी क्राफ्टिंग है, आप खुद ही देख रहे होंगे। इतना लंबा सा है, तो कितना लंबा है, 7.2 मीटर हाइट है। बहुत वेट भी है, कितना वेट है, 3 टन का वेट है। ये स्टार पॉइंट है, आपको आने चाहिए, ठीक है ना। बना कब था, 1500 साल पहले बना था। सोचो, ये 1500 साल पहले बना था और इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि आज तक इसमें रस्टिंग नहीं हुई है, इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। सोचो, मतलब कि उस समय के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा योग्य थे। बेसिकली योग्य शब्द नहीं मिल रहा था, बहुत योग्य थे। एज वेल वहाँ की साइंस भी बहुत अच्छी थी, उनको मिक्सचर और एलिगेशन भी तो आता था ना, तभी तो उन्होंने मेटल्स को मिक्स किया और इसमें ऐसा कुछ मिक्स किया कि उसमें अभी तक 1500 साल हो गए हैं, जंग नहीं लगी है ना। अब हमें कैसे पता चला कि भाई ये 1500 साल पहले ही बना था, तो उस पर एक इंस्क्रिप्शन है और जिस इंस्क्रिप्शन पे ये मेंशन है, ठीक है ना, इसके अलावा उस पर एक रूलर का नाम भी मेंशन है, चंद्र। केवल चंद्र नाम है और कुछ नहीं मेंशन है, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि ये कौन से डायनेस्टी के हैं। लेकिन जैसा कि इतिहास में हम सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाते हैं, तो हमने अनुमान लगाया कि हो सकता है गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते हों चंद्र रूलर, और ये गुप्त डायनेस्टी, गुप्त रूलर्स ने ही ये आयरन पिलर बनवाया है, ठीक है ना। तो एज आई टोल्ड यू, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप वापस से एक बार देख लीजिएगा। अब आयरन पिलर के बारे में पढ़ा, अब हम दूसरी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग। तो धीरे धीरे बिल्डिंग्स वगैरह बननी शुरू हुई। तो कैसी बिल्डिंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे। स्तूप क्या होते हैं, बेसिकली स्तूप का मतलब होता है माउंट। ओके, गुंबद। बहुत सारे सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपास हमको मिले, जैसे कि राउंड, टॉल, बिग एंड स्मॉल, मतलब अलग अलग शेप के मिले। लेकिन उन सब में कुछ कॉमन चीज़ें भी थी, कॉमन फीचर भी थे। कॉमन फीचर क्या था कि जो स्तूप होता था उसका जो हार्ट होता था, मतलब कि स्तूप का जो मिड पॉइंट होता था, बीच का जो पॉइंट होता था, बीच का जो प्लेस होता था, वहाँ पे क्या होता था, एक स्मॉल बॉक्स रखा जाता था, एक स्मॉल ऐसे बॉक्स रख दिया जाता था। अब इस स्मॉल बॉक्स में क्या होता था, इस बारे में भी अलग अलग धारणाएं हैं। कहते हैं कि ये जो स्तूप के बीच में जो ये बॉक्स रखा जाता था, हो सकता है इसमें बुद्ध की जो है कि एशेस रखी हो, अस्थियां रखी हो, या फिर बुद्ध के दांत वगैरह रखे हो, हड्डी रखी हो, या फिर बुद्ध का कोई उनका यूज़ किया हुआ कोई सामान हो, या फिर उनके फॉलोअर की कोई सामान हो, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसी तरह की धारणाएं, इसी तरह के अनुमान लगते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या बनता था, स्तूप बनता था, बीचों बीच में बॉक्स होता था जिसके अंदर कुछ सामान होता था, फिर गुंबद जैसा कुछ होता था। इसके ऊपर जो है कि पक्की ईंटें वगैरह लगवा दी जाती थी और स्टोन कार्व कर दिए जाते थे, ठीक है ना। अब इसके बाद स्तूपास के बाद हमने देखा, अब आगे क्या देखना है, इसमें होता क्या था बेसिकली। तो इसमें होता क्या था कि प्रदक्षिणा पथ होता था, एक पाथ होता था, रास्ता, प्रदक्षिणा पथ। ये कहाँ होता था, जो है कि स्तूप के चारों तरफ होता था। देखो,
ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पथ, एक रास्ता होता था जिसको प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं, वॉज लेड अराउंड द स्तूपा, स्तूप के चारों तरफ होता था, ठीक है ना। दिस वॉज सराउंडेड विथ रेलिंग्स, जैसे आज के मंदिरों में होता है ना कि जो मंदिर जहाँ पे आइडल मूर्ति रखी जाती है उसके चारों तरफ एक पथ बना होता है, रास्ता, जिसमें हम लोग जो है कि ऐसे से घूमते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, और रेलिंग्स लगी होती हैं, ठीक है ना। इंट्रेंस होता था, इंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज गेट लगे होते थे, वहाँ से इंट्रेंस होता था। और जो डिवोटीज़ होते थे, मतलब कि हम और आप डिवोटीज़ हुए ना, तो जो डिवोटीज़ होते थे वहाँ पे क्या करते थे, डिवोटीज़ वॉकड अराउंड द स्तूपा, स्तूप के चारों तरफ घूमते थे इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, एज अ डिवोशन मतलब एक कह सकते हैं बुद्ध के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए, बुद्ध को याद करने का या बुद्ध की पूजा करने का, पूजा नहीं कह सकते बिकॉज़ वो भगवान नहीं थे, तो उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का ये एक तरीका होता था, ठीक है ना। जो भक्तगण होते थे वो ऐसे वहाँ पे ये क्रियाएं करते थे। इसके अलावा बात करते हैं हम अमरावती की अब बात होती है। अमरावती से भी एक बहुत ही शानदार स्तूपा हमको मिला है, ठीक है ना। मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, मतलब कि ये जो स्तूप बनाने के लिए जो स्टोन्स वगैरह को कार्व किया गया था, लगभग जो है कि 2000 साल पहले किया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बिल्डिंग्स हैं। अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। सम ऑफ दीज वर वेरी एलाबोरेटली डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स। फाइन, अब देखो ये यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है ना, किसकी है, ये ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची का स्तूप है, जो कि सांची कहाँ है, ये सांची का स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो आपने देख लिया। अब जैसा भी इसमें लिखा हुआ है एक बार आप देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता ही दिया। अब इसके अलावा देखते हैं सम ऑफ द, अब जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ ही रहते कि भाई पूजा वगैरह, भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया, भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ तो लोगों ने आइडल की तस्वीर वगैरह बनानी शुरू की, कुछ स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ बनानी शुरू की, विष्णु की मूर्ति बनती है ऐसी सिलसिले में, और तो विष्णु जी की बनती है। इसके अलावा और भी भगवान और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनने लगीं, जैसे कि विष्णु जी की पहले ही हम पढ़े हैं बनी है, शिव जी की और दुर्गा माता की भी जो है कि आइडल वगैरह मूर्तियाँ बनने लगी और लोग उनको पूजा करने लगे, ठीक है ना। और ये मूर्तियाँ जहाँ रखी जाती थी उनको क्या बोलते थे, उस जगह को बोलते थे टेम्पल, मंदिर बोलते थे, ठीक है ना। और टेम्पल के अंदर तो मूर्तियाँ रखी जा रही हैं, लेकिन टेम्पल के अंदर किस जगह पे मूर्तियाँ रखी जाती थी, जिस जगह पे रखी जाती थी उसको बोलते हैं गर्भगृह। क्या बोलते हैं, गर्भगृह। पूछ सकता है क्वेश्चन में, गर्भगृह किसको बोलते हैं, जो मंदिर होता है मंदिर के सेंटर में जहाँ पे मूर्ति रखी गई है उसको बोल रहे हैं गर्भगृह, ठीक है ना। इसके अलावा वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डिटी वॉज प्लेस्ड, इट वॉज हियर दैट, और यहाँ पे क्या होता था, जहाँ पे ये मूर्ति रखी गई है उसको गर्भगृह बोल रहे हैं। वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, वो अपने रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, और डिवोटीज हमारा भक्तगण बाहर से पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि भी ऑफन एज एक्ट भीतरगांव एज अ टावर नोन एज द शिखर वॉज बिल्ड। भीतरगांव में हमको एक टावर मिला है जिसको शिखर बोलते हैं, वॉज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल, ऑन द गर्भगृह या टेम्पल, ठीक है ना। टू मार्क दिस आउट एज अ सैक्रेड प्लेसेस, मतलब कि जो मंदिर है, जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखो, ये मंदिर की बात हो रही है, ये मंदिर है और ये इसके ऊपर का क्या है, शिखर है। तो मतलब ये शिखर क्या शो कर रहा है कि ये एक पवित्र स्थान है, ठीक है, ये क्या है, एक पवित्र स्थान है, ठीक है। और ये टेम्पल कहाँ से मिला है, भीतरगांव से मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में, स्टार कर लो, भीतरगांव उत्तर प्रदेश से जो हमको मंदिर मिला है उसके ऊपर क्या था, शिखर था, और जो कि शिखर बताता है कि इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक पवित्र स्थान है। इसके अलावा मंदिर के चारों तरफ नहीं कह सकते, मंदिर के आगे थोड़ा सा स्पेस होता था, जैसे आज भी मंदिर है जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी है वो गर्भगृह, उसके बाहर थोड़ा सा स्पेस होता है ना, जहाँ पे भक्तगण खड़े होते हैं, आरती होती है, भजन कीर्तन होता है, तो उस समय भी उसमें ऐसा होता था, तो उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं मंडप बोलते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं मंडप, ठीक है। ये लोगों की असेंबली वगैरह के लिए होता था।
ठीक है ना। अब ये जो हमारी जो मूर्ति, ये मंदिर है, इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि ये किससे बनी है, बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन से बनी है, पकी ईंटें और पत्थरों से बनी हुई है। इसके अलावा इधर वाला भी देख लो, फिर साथ में पढ़ेंगे। ये वाली मंदिर देखी। अब इस मंदिर के बारे में, ये कहाँ की है, महाबलीपुरम की है, महाबलीपुरम की है। और इसको क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोलिथिक, नाम से ही खुद ये अपना चीख कर बता रहा है मोनोलिथिक। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, लिथिक, लिथोस, प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिस्कशन किया था। लिथोस मतलब क्या होता है, स्टोन, यानी कि एक ही तरह के स्टोन से काट करके ये मंदिर बनाए गए हैं। दिस इज वाई इनको क्या बोल रहे हैं, मोनोलिथिक टेम्पल। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मोनोलिथिक टेम्पल्स हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमें मिले हैं महाबलीपुरम से। कहाँ मिले हैं, महाबलीपुरम से मिले हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। हाँ भाई, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये मंदिर वगैरह कैसे बने गए। अब देखो वो जो लौह स्तंभ था कितना बड़ा, 1.7 मीटर लंबा था, शायद 3 टन भारी था, इतना भारी उसका वो था वजन। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनी, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हो रही थी, तो ऑब्वियसली उनको क्या लगा, उनको ह्यूमन लेबर, ठीक है, ह्यूमन लेबर के थ्रू ये बनवाई गई। लेकिन ह्यूमन लेबर ही सिर्फ नहीं चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए हमें, है ना। और बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े आयरन के टुकड़े, ये सब लाने के लिए भी तो जो है कि रिसोर्सेज चाहिए ना, पैसे चाहिए। तो इस कहते हैं कि ये जो बनवाया, किसने बनवाया, यूजुअली किंग्स और क्वींस बनवाते थे इसको। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता था कि जहाँ से अच्छी क्वालिटी का स्टोन वगैरह लाना होता था, अच्छी क्वालिटी का स्टोन वगैरह मिलता था, वहाँ से वो स्टोन वगैरह लाया जाता था। उसके बाद उसको ढंग से रखा जाता था और वहाँ पे जो है कि उसको, उन पत्थरों को शेप किया जाता था, कार्व किया जाता था पिलर्स में। और उसके अलावा जो है कि फ्लोर्स और सीलिंग्स वगैरह बनाते थे। उसके बाद जहाँ पे इनको लगाना होता था लगा दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना नहीं है, इसमें बस पैरा में ये बताया गया कि किंग्स और जो क्वींस हैं स्पेशली, उनका जो है कि एकदम डायरेक्ट रोल हुआ करता था, डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था इन टेम्पल्स और स्तूपास के निर्माण में। आगे देखते हैं, ये जैन श्राइन, जैन मोनेस्ट्री हमको मिली है उड़ीसा से। ये देख रहे हैं ये कैसे बनी है। दीज 2 स्टोरी बिल्डिंग वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ रॉक सरफेस। रॉक सरफेस से जो है कि कार्व करके ये बनाई गई है। और यहाँ पे जो जैन जो मंक्स होते थे वो मेडिटेशन करा करते थे। देखो ना, आपको ये दिख रही होगी ऊपर से, ये देखो रॉक्स, ये देखो रॉक्स। तो ये रॉक्स में कार्व करके बनाई गई है। कहाँ से मिली है, उड़ीसा से मिली है। ठीक है ना, तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि क्या चीज़ कहाँ से मिली। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा मोनोलिथस, वो टेम्पल्स कहाँ से मिले हैं, वो हमको मिले हैं महाबलीपुरम से मिले हैं। और जो टेम्पल जिनके ऊपर शिखर हुआ करता था वो कहाँ से मिला है, वो हमें मिला है उत्तर प्रदेश से मिला है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। किंग्स एंड क्वींस, जो राजा और रानियाँ होते थे, वो अपने खजाने से, ट्रेजरी से, क्राफ्ट पर्सन कौन, जो इन मंदिरों को बना रहे हैं, जो इन मंदिरों को डेकोरेट कर रहे हैं, उनको पे किया करते थे। ठीक है ना। इसके अलावा जो भक्तगण आते थे वो भी मंदिर या टेम्पल या जो है कि स्तूपा को देखने, वो भी जो है कि गिफ्ट वगैरह लाते थे। ठीक है ना, और जिससे जो है कि बिल्डिंग को मतलब डेकोरेट किया जाता था। बिल्डिंग मतलब क्या, स्तूपा की बिल्डिंग और टेम्पल की बिल्डिंग। ठीक है ना, उसी का एक एग्जाम्पल है कि जो एक एसोसिएशन था, किसका, इवोरी वर्कर्स का एक एसोसिएशन था। उसने जो है कि सांची के गेटवेज को डेकोरेट करने के लिए पे किया था। ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें ये है कि ये सारे मंदिर वगैरह कैसे डेकोरेट हो रहे हैं, स्तूप वगैरह कैसे डेकोरेट हो रहे हैं, कि पहले तो किंग्स एंड क्वींस अपने खजाने से दे रहे हैं। इसके अलावा जो भक्तगण आ रहे हैं वो अपने साथ कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो उन पैसों से बन रहा है। एज वेल कुछ लोग मतलब कि फंडिंग कर देते थे कि ये चीज़ चलो हम करवा दे रहे हैं। उसी का एक एग्जाम्पल है कि इवोरी वर्कर्स का जो एसोसिएशन था, उसने सांची के गेटवेज, ब्यूटीफुल गेटवेज बनाने के लिए उसने पे किया था। ठीक है ना। इसके अलावा इसके अलावा अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशंस, और कौन कौन डेकोरेशंस के लिए पेड करता था इन मंदिरों और स्तूपा के, वो थे मर्चेंट्स, व्यापारी, फार्मर, गार्लैंड मेकर और परफ्यूमर्स, स्मिथ, 100 ऑफ मेन एंड वीमेन। मतलब बहुत से लोगों ने मतलब कि इसके लिए पे किया। हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स, इनको हम उनके केवल नाम से जानते हैं। ठीक है ना। विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर्स, जो कि उसी पिलर पे जिसके लिए भी उन्होंने पे वगैरह किया होता था, उस पिलर पे उनका नाम लिखा होता था। ठीक है ना। रेलिंग्स पे, वॉल्स पे। ठीक है ना। तो यही बताया है। इसके अलावा आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे अजंता।
सभी अजंता की पेंटिंग्स के बारे में अच्छे से जानते होंगे, है ना। ये देखिए अजंता की पेंटिंग। तो अजंता की पेंटिंग कैसे बनी है? अजंता की जो पेंटिंग है ना, मतलब सेवरल सेंचुरीज तक, मतलब कि सेवरल सेंचुरीज तक जो है कि दिस इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स, बहुत सारी केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स से, पहाड़ियों से जो है कि गुफाएं खोदी गई ओवर सेंचुरीज, ठीक है ना। अब देखो, अब कुछ जो मतलब कि ये गुफाएं खोदी गई, मोस्ट ऑफ दीज वर किसने यूज़ कर ली? बुद्ध मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मंक्स, मतलब कि कुछ तो क्या बन गई? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बन गई। किसके लिए? मंक्स के लिए, वो वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह किया करते थे। और कुछ को क्या किया गया? कुछ को डेकोरेट किया गया, कुछ को डेकोरेट किया गया पेंटिंग्स से, ठीक है ना। कुछ को डेकोरेट किया गया पेंटिंग से। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स एज द केव्स आर डार्क इनसाइड। जो अजंता की गुफाएं हैं वो कैसे बनी? अजंता की गुफाओं को पहाड़ियों पे खोद करके बनाया गया, और कुछ गुफाओं का यूज़ बुद्धिस्ट मंक्स ने कर लिया अपने मेडिटेशन वगैरह के लिए, और कुछ को डेकोरेट किया गया, वही अजंता की गुफाएं कहलाई। और वहाँ पे गुफा है तो अंदर ऑब्वियसली अंधेरा होगा। तो कहते हैं वहाँ पे कैसे मतलब ये पेंटिंग्स वगैरह हुई हैं? वो लाइट ऑफ टॉर्चेस की रोशनी में। ये जो आज वाले टॉर्चेस होते हैं, मोबाइल वाले टॉर्च, या थोड़े टाइम पहले जो टॉर्च चलते थे बैटरी वाले टॉर्च, नहीं ऐसा नहीं। टॉर्चेस मतलब कैन से वो जो भी मशाल वगैरह ले जाते होंगे, ठीक है ना। तो मशालों का वगैरह का प्रयोग करके किया गया। इसके अलावा इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी यूज़ किए गए हैं, और कलर्स प्लैंक्स एंड मिनरल्स, मतलब एकदम नेचुरल कलर्स यूज़ किए गए हैं, जो किससे बने होते थे? प्लैंक्स से बने होते थे और मिनरल से बने होते थे। सोचो ये पेंटिंग्स कब बनी है? 1500 साल पहले। 1500 साल पहले पेंटिंग्स बनी है, और आज भी उनके कलर्स वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिसने भी ये बनाया, हम उन आर्टिस्ट के नाम आज भी अननोन है, हम नहीं जानते, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी अजंता की पेंटिंग से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा बुक्स की तरफ आते हैं। हमने बहुत सारा ये बिल्डिंग्स और पिलर्स और गुफाएं ये सब देख लिया। अब हम बुक्स की तरफ आते हैं, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। देखो इस चैप्टर में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, केवल और केवल आर्किटेक्चर, बुक्स और इन्हीं सब स्कल्पचर, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो कुछ है इंटरेस्टिंग, हाँ, कि कहाँ से क्या चीज़ें मिली, कैसे क्या चीज़ें होती थी, ये सब जानने को मिलता है। बाकी कुछ कहें कि कुछ स्पेशल पढ़ने वाला है या फिर कुछ ऐसा ही है जो कोई बताए तभी हम जान पाएँ, तो ऐसा नहीं है ना। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। तो वर्ल्ड ऑफ द बुक्स, देखो इस समय क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, इस चैप्टर पे कुछ रह गया क्या? सॉरी, मुझे लगा कुछ रह गया। तो इस समय बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लिखी गई। उसमें से एक फेमस तमिल एपिक है, एपिक मतलब क्या? महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य है तमिल का? शिलापदिकरम, ठीक है ना। थोड़ा सा ये साउथ वाले वर्ड्स थोड़े मुझे टफ लगते हैं। शिलापदिकरम, ठीक है ना। जो किसने कंपोज किया? स्टार कर लो, ये चीज़ पूछी जा सकती है। किसने कंपोज किया? एक पोएट थे जिनका नाम था इलांगो, उन्होंने कंपोज किया, 1800 साल पहले कंपोज किया। एक लव स्टोरी है कह सकते हैं। एक मर्चेंट होता था कोवालन होता था, वो फुहार में रहता था। फुहार हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। फुहार में रहता था और जो है कि फेल इन लव, उसको प्यार व्यार हो जाता है, किससे? माधवी से हो जाता है। बल्कि कोवालन ऑलरेडी शादीशुदा रहता है, उसकी वाइफ का नाम रहता है कनगी, ठीक है। तो ट्रायंगल बन रहा है भाई यहाँ पे, लव ट्रायंगल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कोवालन है जो कि शादीशुदा है ऑलरेडी कनगी से, लेकिन उनको प्यार हो जा रहा है माधवी से। फिर क्या होता है ना कि कोवालन और कनगी फिर फुहार वुहार छोड़ देते हैं, ठीक है ना, छोड़ देते हैं, मदुरई चले जाते हैं। और उस समय मदुरई का जो शासक रहता है वो हमने पढ़ा था ना पांड्या ज्ञानेस्की, तो पांड्या ज्ञानेस्की का ही कोई रहता है। तो जब ये वहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मदुरई जाते हैं। तो मदुरई पे इस पर कोई एलिगेशन वगैरह लग जाता है चोरी वगैरह का, तो फिर राजा इसको डेथ सेंटेंस दे देते हैं। तो ये जो उसकी वाइफ रहती है, वाइफ इससे नाराज़ रहती है, लेकिन फिर भी अपने पति के न्याय के लिए खड़ी होती है। बहुत गुस्सा होती है कि मतलब कि ये कैसा न्याय है, ये वो, और जो है कि एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई, कहते हैं कि मदुरई की पूरी सिटी वो डिस्ट्रॉय कर देती है। अब भाई ये एग्जैजरेशन है कि नहीं हमें पता नहीं, अब जो लिखा है वो हमने बताया, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन है ये आप देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट था हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा एक तमिल
एपिक हमने देखा। अब दूसरा तमिल एपिक क्या है, मनी मेकाला, मनी मेकालाई, ठीक है ना, मनी मेकालाई। और ये किसने कंपोज किया है, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सतनार ने 1400 ईयर्स अगो। इसमें क्या है, इसमें डिस्क्रिप्शन है कोवालन और माधवी की बेटी का, कोवालन और माधवी की बेटी का डिस्कशन है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा कालिदास जो कि संस्कृत के राइटर थे, बहुत सारे उन्होंने नाटक लिखे, बहुत सारी उन्होंने पोएम्स लिखी। तो एक पोएम है मेघदूत। तो मेघदूत का एक वर्स है यहाँ पे। मेघ मतलब क्या होता है, मेघ मतलब बादल, दूत मतलब क्या, दूत, दूतावास, दूत एक शब्द होता है ना, मैसेंजर, दूत मतलब क्या, मैसेंजर, यानी कि मेघदूत, मेघ बादल एज अ मैसेंजर। इस पोएम में बादलों को मैसेंजर बनाने की बात है। तो इस पोएम में क्या है, यक्ष हुआ करते थे ना, यक्ष हुआ करते थे। तो कह रहे हैं कि यक्ष जो है कि अपना मैसेंजर, अपना जो संदेशा है वो अपनी यक्षिणियों को कैसे पहुंचा रहे हैं, दूतों के माध्यम से। कौन, और दूत किसको बनाया उन्होंने, मेघों को बनाया, बादलों को बनाया मैसेंजर। तो यही लव स्टोरी है, यही पोएम में है। और यही एक डांस फॉर्म भी है, अगर आपको याद हो, यक्षगान, यक्षगान डांस फॉर्म है, कहाँ की है, आई गेस कर्नाटक की है, आई गेस कर्नाटक की है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये चीज़ देखे, तो शायद कर्नाटक की है। यक्षगान डांस फॉर्म है, उसमें यही दिखाते हैं कि जो है कि पहाड़ी के एक तरफ यक्ष खड़े हैं, पहाड़ी की दूसरी तरफ यक्षिणी खड़ी हैं। तो एक दूसरे को मैसेज कैसे पहुंचाएं, तो बादलों के थ्रू वो मैसेज पहुंचाते हैं, ऐसा कुछ होता है उसमें डांस फॉर्म में। तो फिलहाल हम कालिदास पढ़ रहे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेघदूत किसने लिखी है, क्वेश्चन कैन बी आस्क कि मेघदूत किसने लिखी है। तुमको पता होना चाहिए कालिदास ने लिखी है, ठीक है ना। अब आगे है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। देखो अ नंबर ऑफ, जस्ट अ मिनट, हाँ चलो इसको इधर करते हैं। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। दीज इंक्लूडेड द पुराणाज। पुराणाज मतलब क्या, पुराना, ऑलरेडी पुराना खुद बता रहा है, पुराण मतलब क्या, पुराना, ओल्ड, यानी कि ओल्ड बुक, जो ओल्ड लिटरेचर, जो ओल्ड स्टोरीज लिखी गई उनको बोल रहे हैं पुराण। अब पुराण में होता क्या था, पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा 2-3 सेंटेंस के कि भैया पुराण में होता क्या था। तो पुराण में कुछ स्टोरीज होती थी, किसके बारे में स्टोरीज हो रही हैं, गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, जैसे विष्णु हो गए, शिव हो गए, दुर्गा माँ हो गई और पार्वती जी हो गई, इनके बारे में स्टोरीज़ हैं। इसके अलावा और भी डिटेल चीज़ें हैं क्या, कि इनकी पूजा कैसे की जाए, हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। इसके अलावा इसमें क्या है, इसके अलावा इसमें है कि दुनिया, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, ये संसार का क्रिएशन कैसे हुआ, और राजाओं के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं किसके बारे में, पुराण के बारे में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, रीड द सेंटेंसेस। मैं ही क्वेश्चन पूछ सकती हूँ अपने अगले वाले वीडियो में कि हाँ रीड द सेंटेंसेस रिगार्डिंग पुराणा, और बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गए पुराण के बारे में। अब जैसे कि पुराण जो है कि किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में। देखो पुराण वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, एकदम सिंपल संस्कृत में लिखेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पुराण क्या जो है कि वैदिक संस्कृत में लिखे गए। 2 संस्कृत होती है ना, एक जो संस्कृत सिंपल होती है, एक होती है जिसको क्या बोलते हैं, वैदिक संस्कृत। हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में, वैदिक संस्कृत होती है। तो ये जो पुराण है वो वैदिक संस्कृत में नहीं है, सिंपल संस्कृत में है। इसके अलावा जो है कि ये सभी लोग सुन सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ा था कि जो वेद होते थे उनमें स्त्रियों और शूद्रों को अधिकार नहीं था पढ़ने का, छूने का, लेकिन इसमें क्या है, वुमेन एंड शूद्राज भी उनके मतलब अलाउड थे कि हाँ भाई आप पुराण वगैरह सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। तो क्या होता था, दे वर प्रोबेबली रिसाइकल्ड इन टेम्पल्स बाई प्रीस्ट। मंदिरों में पुजारियों के द्वारा पुराण वगैरह रिसाइट किए जाते थे, सुनाए जाते थे, जहाँ पे लोग आते थे, सुनते थे, ठीक है। जैसे कथा वगैरह होती है आजकल, है ना, मुरारी बाबू कथा करते हैं, बहुत से लोग कथा करते हैं। अब देखते हैं 2 संस्कृत एपिक्स, 2 संस्कृत के एपिक, एक महाभारत और रामायण। सबको पता है, सब जानते हैं, और लॉकडाउन में सबने देखा भी है, ठीक है ना। इसके अलावा ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए, ठीक है। तो ये सम ऑफ यू हम इसमें मतलब कि बता रहे हैं कि आगे क्या था। अब सबको पता है रामायण महाभारत में क्या था, तो हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। और रामायण और महाभारत किसने लिखी ये भी सबको पता है, लेकिन इसमें जो बताने वाली बात है वो ये हम बताएंगे कि देखो ये जो स्टोरी है महाभारत की, वो जो है कि एक मतलब पुरानी स्टोरी है, लेकिन
लिखी ये कब गई? ये लिखी 1500 साल पहले गई। जो हम चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं 1500 साल पहले की बातें, बुक्स और ये सारी चीज़ें, तो ये जो महाभारत है ये लिखी 1500 साल पहले गई, लेकिन ये है कब की? ये है उससे भी पहले की, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं यही सब बताया गया है। किसने लिखी है हम सबको पता है, ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये नहीं पता है तो बहुत ही, क्या मैं बोलूँ। और इसके अलावा भगवत गीता नहीं पता है तो पता कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बचपन में सबको नहीं पता होता है, लेकिन अभी हम बड़े हो गए हैं तो ये कॉमन चीज़ें हम सबको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो भगवत गीता है, भगवत गीता भी किसका पार्ट है? इसी महाभारत का ये पार्ट है, जो कृष्ण उपदेश देते हैं। किसको देते हैं? अर्जुन को देते हैं। चलो अब आगे यहाँ पे रामायण के बारे में बात हुई है कि रामायण में कौन था, राम जी थे। ये कोई स्टोरी मुझे बताने वाली बिल्कुल नहीं है। रामायण किसने लिखी है ये भी नहीं बताना है। चलो आगे देखते हैं। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। स्टोरीज टोल्ड बाय, अब जैसे भैया सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं, तो क्या नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल की कहानियाँ नहीं है? हमारी आपकी कहानियाँ नहीं? हम आपस में कुछ गाना, पोयम, सॉन्ग, ये सब परफॉर्मेंस, नाटक नहीं करते? हम भी करते हैं। तो ये सब किस में कंपोज हुआ? ये सब भाई हम लोग की, आपकी नॉर्मल लोगों की कहानी किस में कंपोज हुई? जातक में। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस में, जातक कथा नाम का कुछ था। तो जातक कथा में क्या है? स्पेशली बुद्ध से रिलेटेड स्टोरियाँ हैं। स्पेशली क्या है? बुद्ध से रिलेटेड स्टोरियाँ हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, जो ऑर्डिनरी लोग थे, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में जो भी उनके पोएम्स थे, चीज़ें थी, वो किस में कलेक्ट हुई? वो कलेक्ट हुई जातक कथा में। और किस में कलेक्ट हुई? पंचतंत्र में कलेक्ट हुई, ठीक है ना। जो कि इस समय लिखा गया था। किस समय लिखा गया था? यही गुप्त टाइम की बात हो रही है। गुप्त टाइम की बात, यानी कि लगभग 1500-1400 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। चलो, और ये जो जातक, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से ये निकल रही है कि स्टोरीज़ फ्रॉम द जातक, जो जातक कथा में जो भी स्टोरीज़ हैं, जो भी कहानियाँ हैं, वो रेलिंग्स ऑफ स्तूपा, स्तूप जो होते थे, स्तूप की रेलिंग्स पे, और इन पेंटिंग्स, पेंटिंग्स कहाँ पे? प्लेसेस सच एज अजंता, अजंता की पेंटिंग्स में और स्तूपा, स्तूप की पेंटिंग्स में हमको देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो जातक कथा है, मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि अजंता में कौन सी, किस स्टोरी की पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती हैं। तो अजंता में जो हमको स्टोरीज़ की पेंटिंग्स देखने को मिल रही हैं वो बेसिकली हैं किसकी? जातक कथा की हैं। और साथ साथ जो स्तूप होते थे उसकी जो रेलिंग्स होती थी वो भी डेकोरेटेड होती थी ना, तो उस पर कौन सी पेंटिंग होती थी? जातक कथा की, ठीक है। अब ये क्या है? द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें क्या होता था ना कि हिमालय के पास एक गंगा नदी के किनारे हिमालय के पास जो है कि एक राजा रहता था। कौन सा राजा था ना? वो मंकी किंग होता था। कौन था वो? मंकी किंग थे, ठीक है ना। तो मंकी किंग रहते थे अपने 80,000 फॉलोअर्स के साथ। तो मंकी किंग जहाँ पे रहते थे ना, वहाँ पे बहुत स्वीट मैंगोज़ मिलते थे। मैंगोज़ बहुत लोगों का फेवरेट होता है, -2। तो वहाँ पे बहुत अच्छे मैंगोज़ मिलते थे। तो एक बार क्या हुआ ना, मैंगो वहाँ से गिर के नदी में तैर वैर के कहाँ पहुँच गया? एक राजा के पास, वाराणसी पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? वाराणसी। अब राजा ने खाया, वहाँ के राजा ने। अब दूसरे कौन से राजा हैं? अब दूसरे ह्यूमन किंग की बात हो रही है। एक मंकी किंग है, एक ह्यूमन किंग है, ठीक है। तो अब ह्यूमन किंग ने खाया तो उसने बहुत अच्छा लगा। उसने कहा भैया पता वता करो अपने सैनिकों से कहाँ मिलता है। तो उसके सैनिकों ने पता किया। अब लोग वहाँ पहुँचे हिमालय पे, जहाँ पे ये मतलब कि था। तो अब जब ह्यूमन किंग ने देखा कि भाई यहाँ पे मंकी भी जो है कि यही आम वाम खा के अपना गुजारा करते हैं, तो इसने सोचा कि मंकीज़ को क्या करते हैं? मार देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब तैयारी वरी करने लगा। तो जो मंकी किंग था उसने कहा मुझे अपने फॉलोअर्स को बचाना है। तो उसने अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए सबसे क्या कहा कि पेड़ की ब्रांच को तोड़ो। सबने पेड़ की ब्रांच तोड़ी और एक पुल बनाया। तो ये जो मंकी किंग था बहुत अच्छा था, है ना। तो उसने अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए ये एक अभियान शुरू किया। फिर जो है कि पुल बना, तो पुल के एक साइड वो काफ़ी देर तक खड़ा रहा, मतलब वहीं पे वो खड़ा रहा और मतलब कि वहीं रुका रहा ताकि उसके सारे फॉलोअर्स सुरक्षित होकर के जो है कि उस पार पहुंच जाएं। तो इस एंग्जाइटी और इस थकान की वजह से वो गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये दृश्य देख करके जो ह्यूमन किंग है बहुत शर्मिंदा होता है, बहुत दुखी होता है और इस मंकी किंग को अच्छे से रिस्पेक्टफुली क्या करता है? विदाई देता है, अंतिम संस्कार करता है। तो ये स्टोरी थी, है ना। तो ये बता दी मैंने। अब हमने पढ़ लिया भैया बड़े क्राफ्ट पर्सन होते थे जो होते थे। अब यहाँ पे थोड़ा साइंस और मैथ के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता है बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन होते थे आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है ना, बहुत सी लिखी होंगी। तो उस टाइम का जो है कि बड़े मैथमेटिशियन आर्यभट्ट हुआ करते थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, जिन्होंने बुक लिखी आर्यभट्टनम लिखी, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये रात और दिन होता है ना, वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है, अपने एक्सिस पे रोटेशन के कारण होता है। और इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस एज वेल। मतलब उन्होंने एक्लिप्सेस, ग्रहण के बारे में भी बताया। इसके अलावा उन्होंने सर्कल का सर्कमफेरेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला वगैरह भी दिया, लेकिन इट वॉज नॉट एज परफेक्ट जैसे आज होता है। लेकिन फिर भी इट वॉज़ टू मच। जो भी इन्होंने बताया बहुत ज़्यादा था आज के हिसाब से, जितनी आज टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से हम चीज़ें जानते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने तभी बता दिया कि भाई अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो डे एंड नाइट हो रहे हैं। एज वेल पाई वगैरह बताया और बहुत सी चीज़ें और की। तो ये इसमें बता रहे हैं कि उस समय की बात है, गुप्त ज्ञानेस्की, गुप्त पीरियड के कंटेम्प्रेरी आर्यभट्ट होते थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे, और उन्होंने ये सारी चीज़ें की। इसके अलावा और भी मैथमेटिशियन थे, इसमें भास्कर थे और भी एक दो थे। इसके अलावा ज़ीरो के बारे में है कि ज़ीरो किसने इन्वेंट किया। बहुत से न्यूमेरिकल्स तो पहले चल रहे थे, लेकिन जो है कि इंडिया में ही हमारा जो है कि ज़ीरो का इन्वेंशन होता है, स्पेशल सिंबल। और जो कि दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज एडैप्टेड बाय द अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप। तो इफ़ इट कंटिन्यूज टू यूज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो एक सॉन्ग भी है, आपने सुना होगा, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने। तो आपको उसी से पता चलना चाहिए कि ज़ीरो कहाँ से आया, कहाँ से डेवलप हुआ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कशन की। और जस्ट हमने क्या होल्ड ऑन, एक्चुअली ओल्ड एनसीईआरटी में इसके अलावा आर्यभट्ट के अलावा भी कुछ नाम दिए गए हैं, वारामिरहे और भास्कराचार्य। तो वही मैं एक मिनट चेक कर रही थी कि भाई इसमें नहीं है, उस ओल्ड एनसीईआरटी में था। तो वही ये सारी चीज़ें थी जो हमने पढ़ी कि गुप्त पीरियड के टाइम का क्या क्या चीज़ें थी और कैसे बुक्स एंड बिल्डिंग्स वगैरह डेवलप हुए, पेंटिंग्स वगैरह, अजंता एंड ऑल, स्तूप एंड ऑल, सब कुछ पढ़ा। इट वॉज अ ग्रेट डिस्कशन। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द like button, do subscribe to my channel and do not forget to share the video because sharing is the caring. Jai Hind.